अस्सलामुअलैकुम। आज जंग का 17वां दिन है और मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। इसी दरमियान दुबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। एक ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक फैसिलिटी के करीब जबरदस्त आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के करीब एक फ्यूल स्टोरेज एरिया के पास ड्रोन स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद बहुत बड़ी आग लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ये वीडियोस में दूर दूर तक नजर आने वाली आग के शोले दिखाई दे रहे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि धमाका और फाइल का स्केल काफी बड़ा था। इस वाक़े के बाद अथॉरिटीज ने एहतियाती तौर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ वक्त के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी, ताकि पैसेंजर्स और एयरपोर्ट स्टाफ की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। दुबई सिविल डिफेंस की टीम ने फौरन एक्शन लेते हुए आग पर काबू पा लिया और अथॉरिटीज ने तस्दीक की है कि वाकई में किसी भी किस्म का जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ड्रोन स्ट्राइक और फ्यूल फैसिलिटी के करीब आग लगने की वजह से रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न और ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जंग के हवाले से अपना बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहा है। इसने ये भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ऑयल सप्लाई नहीं मिल रही है और अगर ये रोड डिस्टर्ब होता है तो दुनिया भर की ऑयल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। ट्रंप ने उन तमाम मुल्कों को भी एड्रेस किया जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ऑयल ट्रेड से फायदा उठाते हैं। ट्रंप का कहना था कि अगर ये शिपिंग रूट इतना अहम है तो फिर उन मुल्कों को भी इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी इशारा दिया कि चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो प्लान्ड समिट थी वो भी पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि रीजन में चल रही टेंशन ग्लोबल शिपिंग और ट्रेड को बुरी तरह इफेक्ट कर रहे। दूसरी तरफ ईरान भी सख्त वार्निंग जारी कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया तो तेहरान उसका सख्त जवाब देगा। इन्होंने ट्रंप को इस क्लेम को भी रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान ट्रूस या सीज फायर की बात कर रहा है। दरअसल अमेरिका मीडिया को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि ईरान तड़प रहा है सीज फायर के लिए, लेकिन ईरान ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगरची का कहना था कि ईरान किसी भी किस्म के नेगोशिएशन के लिए दबाव में नहीं आएगा और अपनी हिफाजत के लिए जंग जारी रखेगा। इन्होंने इसराइल की तरफ से तेहरान में फ्यूल डिपोट पर किए गए हमलों की भी सख्त मजम्मत की और कहा कि यह हमला इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है और इनसे एनवायरनमेंट को भी लंबी मुद्दत तक नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही IRGC के कॉर्प्स ने नेवल कमांडर ने एक वार्निंग दी है। कमांडर का कहना था कि अगर ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल खार्क आइलैंड पर कोई भी हमला किया गया तो फिर ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक नया और सख्त इक्वेशन पैदा हो जाएगा, जो एनर्जी प्राइसेस और सप्लाई चेन को बुरी तरह हिला कर रख देगा। बताया जाता है कि ईरान का ज्यादातर ऑयल जो है इसी आइलैंड के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है। अगर से इसके ऊपर हमला होता है तो ऑयल की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है। तो अमेरिका का ये सोचना है कि अगर से इस पर हमला ना किया जाए तो किस तरह इसको कब्जा किया जाए, इसको लेकर भी एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। अगर से अमेरिका के कंट्रोल में यह आइलैंड आ जाता है तो ईरान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या ईरान का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या AI के वीडियोस वायरल हो रहे? काफी लोगों का दावा है कि नेतन्याहू का जो लेटेस्ट वीडियो आया है कॉफी शॉप का, इसके अंदर ये अपने 5 उंगलियां बता रहा है, लेकिन इसके अंदर भी इसका एक हाथ बड़ा दिख रहा है, एक हाथ छोटा दिख रहा है। काफी लोगों का कहना है कि ये कॉफी पी भी नहीं रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये भी वीडियो AI का है। तो हम लोग जो AI एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करते हैं ये तो बहुत दिनों के बाद हमारे पास आते हैं, लेकिन इससे पहले ये टेक्नोलॉजी को अमेरिका और इसराइल पहले काफ़ी साल पहले इस्तेमाल कर चुके होते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर्स और कुछ वेबसाइट भी ये दावा कर रही है कि ये नेतन्याहू का वीडियो भी AI से जनरेट किया गया है और नेतन्याहू काफ़ी वक्त पहले ही मर चुका है। इसके अलावा नेतन्याहू का बेटा जो हमेशा ट्वीट करते रहता था कोई भी मामला रहने दो, अब काफ़ी दिनों से नेतन्याहू के बेटे के भी कोई ट्वीट सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो रहे। बस दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू का बेटा और कुछ अहम इस्राएली फोर्सेस के मेंबर एक ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए हैं। अभी तक कुछ कंफर्मेशन तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ भी है तो अमेरिका इस बात को इतना जल्दी मीडिया के सामने नहीं लाएगा, क्योंकि जंग अभी भी तेज तरीके से जारी है। तो इधर इसराइल ने भी अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को बढ़ाया है और लेबनान में नए एयर स्ट्राइक किए हैं। इसराइली फोर्सेस ने सौतन लेबनान और बेरूत के सौतन सबर्ब्स पर हमले किए, जहां कायम और बेंत जबाइल जैसे इलाके टारगेट हुए। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मेदमेल, सेल्म और आइतित इलाके पर होने वाले रेड्स में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई लोग जख्मी हैं। इसी दरमियान ईरान ने इसराइल की तरफ मिसाइल लॉन्च करना जारी रखा है। इन मिसाइल हमलों की वजह से इसराइल के सेंट्रल इलाके में एयर रेड सायरन बजने लगे और लोगों को शेल्टर की तरफ जाना पड़ा। इसराइली मीडिया के मुताबिक कुछ मिसाइल्स ओपन एरिया में गिरे, जहां बड़ी तबाही की रिपोर्ट तो नहीं है। जंग का दायरा अब गल्फ रीजन तक भी फैलता नजर आ रहा है। कई गल्फ मुल्कों ने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं, क्योंकि ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि ईस्टर्न प्रोविंस में उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है। बहरीन डिफेंस फोर्स ने भी एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है और इस जंग से शुरू होने से अब तक उन्होंने 125 मिसाइल और 212 ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया है, जो रीजन के लिए सिक्योरिटी थ्रेट
टारगेट बन सकते थे। इसके अलावा बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी रॉकेट और ड्रोन से टारगेट किया गया। ये एयरपोर्ट इसलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का डिप्लोमेटिक मिशन भी मौजूद है। जंग के बढ़ते हुए खतरे के दरमियान कुछ मुल्क डिप्लोमेटिक एफर्ट भी कर रहे हैं ताकि टेंशन को कम किया जा सके। कतर और सऊदी अरब ने ईरान के हमलों की सख्त मजम्मत की है। कतर का प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान के दरमियान फोन कॉल हुई, जिसमें दोनों लीडर्स ने कहा कि रीजन में एस्केलेशन को रोकना जरूरी है और नेगोशिएशन की तरफ वापस जाना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सके। इंडिया भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इंडियन अथॉरिटीज ने बताया है कि तेहरान के साथ बातचीत के बाद दोनों इंडियन फ्लैट गैस टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से महफूज तौर पर गुजर गए हैं और जो इंडिया के लिए एनर्जी सप्लाई के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट माना जा रहा है। इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है और कैजुअलिटीज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। रीजनल अथॉरिटीज के कंप्लेंट फिगर के मुताबिक 15 मार्च तक ईरान में 1444 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसके अलावा ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा कामनेई जख्मी होने के बाद मॉस्को जाने की रिपोर्ट्स आ रही है, रशिया के अंदर मौजूद है। वहीं लेबनान में इजरायली स्ट्राइक की वजह से 862 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसराइल में भी 15 लोगों की मौत की रिपोर्ट हुई है, जबकि 3140 अफराद जख्मी बताए गए। इसके अलावा इराक में 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुवैत में 6, यूनाइटेड अरब इमारात में 6, ओमान में 3, बहरीन में 2 और सऊदी अरब में 2 अफराद की मौत होने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। यूएस मिलिट्री को भी इस जंग में नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13 अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल हलाक हो चुके हैं, जबकि 140 से ज्यादा लोग काफी ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका के अंदर भी इस जंग के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है। लगभग 250 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यूएस कांग्रेस को एक खत भेजा है, जिसमें उन्होंने सीधा सा सवाल उठाया है कि जब मुल्क के अंदर लोग बुनियादी जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर बिलियन डॉलर्स बाहर की जंग पर खर्च क्यों किए जा रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक टाइप के लोग नहीं है, इसमें लेबर यूनियन भी शामिल है जो मजदूरों के हकूक के लिए काम करते हैं, फेथ ग्रुप भी है जो मजहबी और इंसानी मदद के लिए खड़े रहते हैं, हाउसिंग एडवोकेट्स भी है जो बेघर और गरीब फैमिलीज के लिए घरों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, और फूड बैंक्स भी है जो उन लोगों को खाना पहुंचाते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से होती है। इन तमाम ग्रुप्स ने मिलकर कांग्रेस को एक ही पैगाम दिया है। उनका कहना है कि बात सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की नहीं है, हर ग्रुप का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन एक बात सबको समझ आ रही है कि जब 11.3 बिलियन डॉलर ओवरसीज खर्च किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वही पैसा अमेरिका के अंदर लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। बहुत से लोग इस बात को सीधा हिसाब से समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 11.3 बिलियन डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है, ये वो पैसा है जो अमेरिका के अंदर गरीब फैमिलीज के लिए खाने के प्रोग्राम को चलाने के लिए काफ़ी हो जाता है। ये वो पैसा है जो स्कूल लंच प्रोग्राम को पूरे मुल्क में चलाने के लिए यूज हो सकता है ताकि बच्चों को स्कूल में कम से कम अच्छा खाना मिल सके। तो इसलिए अब अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन फिर से जिंदा हो रहा है कि क्या बाहर की जंगों पर खर्च होने वाला पैसा असल में मुल्क के अंदर ज़्यादा ज़रूरी जगहों पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्या। कुछ लोग इस सूरत हाल को वियतनाम वार के वक्त के माहौल से भी कंपेयर कर रहे हैं। उस वक्त भी जंग का फैसला बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर पब्लिक प्रेशर की वजह से बदला था। पहले स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई थी, फिर जंग से लौटने वाले वेटरन्स ने बोलना शुरू किया, फिर माओ ने अपने बच्चों की जान के लिए एहतजाज किया और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि क्या ये जंग सच में ज़रूरी है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और कामयाबी पाते हैं वो जो ज़कात अदा करते हैं, सूरा मोमिनून आयत 4। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।